अब देखते हैं इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 का का से। और ये जो तीसरा सवाल होगा ये 6 अंक का होगा। हम नए पैटर्न के अनुसार ही बता रहे हैं जैसा कि प्रश्न पत्र इस बार आने वाला है, ठीक है। तो जो तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक। तो तीसरा सवाल आपका 6 अंक का होगा और इसमें एक अथवा भाग होगा, ठीक। तीसरा चौथा 6 अंक के सवाल होने वाले हैं। तो इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, हो सकता है यही सवाल में आ जाए पेपर में। तो पहला जो सवाल है कह रहा है 10/x+y+2/x-y बराबर 4। तो इन और दूसरा समीकरण ये दिया, इन समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो पहला हमें जो समीकरण है वो दे रखा है 10/x+y और प्लस का 2/x-y बराबर 4, ठीक। इसको समीकरण 1 कह दो। और दूसरा है 15/x+y और माइनस का 5/x-y बराबर -2। ये सवाल है। तो चलो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करना है, तो जैसा कि सवाल में ही कह दिया था कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। तो इस तरीके से हल तो हो जाएंगे लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसको और आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं। माना देखो 10/x+y है तो इसको हम गुणा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/x+y बराबर मान लेते हैं a कामा 1/x-y बराबर मान लेते हैं b। इस तरीके से मान लिया। तब क्या होगा, तब देखो जो पहला समीकरण होगा, यदि 10 और 1/x+y के बराबर हमने क्या माना है a, तो यहाँ से पहला जो समीकरण बनेगा वो 10a हो जाएगा प्लस का 2 और इसके बराबर 1/x-y बराबर क्या देखो b माना तो b बराबर 4। समीकरण ये बना, इसको कह देते हैं 3। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15a और माइनस का 5b बराबर -2। ये समीकरण हो गए 4। अब सिंपल सा हल करने के लिए विलोपन विधि से अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करें, इसमें गुणा करा दें हम। अगर देखो हम b के गुणांक बराबर करा रहे हैं चूंकि छोटे पड़ रहे हैं, तो इसमें अगर समीकरण 3 में 5 से गुणा करा दें ऐसे, और इसमें अगर करा दें 2 का, ठीक, 2 का, तो क्या होगा, आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखो 5 का इसमें गुणा कराओ तो 10×50 है प्लस 5×2 = 10 b बराबर 5 चौको 20। और ये हो जाएगा 2×15 = 30 है माइनस 2×5 = 10b बराबर 2×2 = 4, यानी ये -4। अब क्या करो, ये जोड़ने पर कट जाएंगे, जोड़ने पर काट लो, ये कट गए। तो ये 50 और 30 कितने हो गए 80। 80a बराबर 20 में 4 घट गए तो बचा कितना 16। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 16/80, ठीक। 16 कम 16 और 16×5 = 80, यानी जो a का मान आया वो आ गया 1/5, ठीक। अब ये जो a का मान है इसको क्या करो, समीकरण 3 में रख दो। तो हम लिखे देंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दे रहे, इधर जगह छोड़ रहे हैं ना ताकि जो सवाल बचेगा उधर हल कर लेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है 10 इंटू ए का मान कितना 1/5, फिर प्लस का 2 भी है तो प्लस का 2b बराबर कितना है 4। तो 5 कम 5 5 दूना 10, तो ये बचा 2 प्लस का 2b बराबर 4। तो 2 को इधर भेज दो, यहाँ से आ गया 2b बराबर 4 माइनस का 2, तो यहाँ से 2b बराबर 2, तो b बराबर कितना 1 आ गया, b का मान 1 आ गया। अब ये जो b का मान और a के मान आए इनको क्या करो, अब हमें फिर से रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे a व b के मान
रखने पर रखने पर तो रख लेते हैं। तो पहला देखो ए 1/x+y बराबर ये माना था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से अब हम ऐसे हल कर रहे हैं, ठीक, इधर इतनी जगह में। तो 1/x+y बराबर जब हमने माना ए, तो यहाँ से 1/x+y बराबर देखो ए का मान क्या निकला था, 1/5 निकला था ना। तो हम रख देंगे 1/5। अब सिंपल सा काम करो, इन दोनों को उलट दो। जब हम उलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x+y बराबर 5। समीकरण इसको कह दो 5, ठीक। और b का मान रखिए। तो देखो b बराबर क्या है, 1 आया था, और किसके बराबर रखना है b का मान। b बराबर हमने माना था 1/x-y बराबर b, ठीक। तो ये देखो 1/x-y बराबर b। तो यहाँ से b बराबर 1/x-y बराबर 1। तो उलट देंगे इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, x-y बराबर 1। समीकरण होगा ये 6। अब 5 और 6 को हल कर लो। तो हम यहीं लिख देते हैं, समीकरण 5 व 6 को हल करने पर चलो हल कर लेते हैं भाई। हल करने के लिए क्या करेंगे, पहला x+y, तो x+y बराबर 5 और दूसरा क्या है, x-y बराबर 1। तो ये सीधे जोड़ने पर ये कट जाएंगे। तो 1 1 2x, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, x बराबर 3 आ जाएगा। अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 5 में रख लो। तो हम यहीं लिख देते हैं x का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलो रख देते हैं, है ना। तो समीकरण 5 कौन सा है, समीकरण 5 दे रखे हैं, x+y बराबर 5, x+y बराबर कितना है, समीकरण 5 में 5 है। तो अब इसी में कर दे रहे हैं, x का मान कितना है 3, तो 3+y बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5 - 3। तो ये y का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 और y का 3। यही सवाल के हो गए आंसर, हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का अथवा भाग। तो 3 का अथवा भाग जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे रहमान की वर्तमान आयु क्या है, सबसे पहला काम, ठीक। लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष मान लिया। तब देखो अब शुरुआत में 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु क्या होगी, तो ये भी लिखेंगे हम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की वर्तमान आयु बराबर। अब देखो 3 वर्ष पूर्व, अब जैसे अभी x है तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, x में से 3 घट जाएंगे कि नहीं, तो x - 3 वर्ष, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, और क्या कहा है, कार्यक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात की भी बात करिए तो ये भी लिख लेते हैं, 5 वर्ष पश्चात रहमान की वर्तमान आयु आयु बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 5 वर्ष। देखो अभी जैसे मान लो 20 है तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, 5 जुड़ जाएंगे। अभी 20 है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, 17, 3 घट जाएंगे ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हुआ है। अब प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो देखो 3 वर्ष पहले की आयु क्या है, x-3, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे 1/x-3, x-3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x-3, ठीक। प्लस बाद वाली का कौन सी है, 5 वर्ष पश्चात x+5 है तो इसका 1/x+5 बराबर टोटल कितना है, 1/3 के। इनका एलसीएम ले लो, इसका इधर इसका इधर, तो ये जब होगा इधर तो आ जाएगा x+5 प्लस का इसका इधर ये x-3 और नीचे नीचे गुणा तो ये हो जाएगा x², पहले x का 5 में तो प्लस का ये 5x -3 का x में तो -3x और 3 का 15 में होगा तो यहाँ माइनस का 15 बराबर कितना रहेगा, 1/3 एच टी। अब देखो कुछ कटने वाला तो है नहीं, घट जाएगा। देखो 1 1 2 ये बचे 2x। अब 5 में 3 घट गए तो बचा प्लस का 2, ठीक। और 3 को इधर गुणा करा के ही लिख लो, एक ही बार में एक लाइन बच जाएगी। अब इसका इधर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा x²। अब क्या करें, हम जोड़ घटा के लिख देते हैं, एक लाइन और बचेगी। 5 में 3 गए, बचा प्लस का 2x और माइनस के 15 एडिटिज। अब 3 का इसमें अंदर गुणा करा दो, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर x² प्लस के 2x माइनस के 15। अब ये वाले पद सबको इधर ही भेज दो, क्योंकि इधर ये x² गुणांक जो है ना प्लस का है तो ये इधर भेज लेते हैं, समीकरण बन जाएगा x² प्लस के 2x माइनस 15। अब 6x को लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6x, 6 को भेजेंगे तो माइनस का 6 बराबर क्या होता है, 0। अब देखो इधर से x², अब देखो 6 में 2 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 4x, ठीक। और 15, अब ये 15 माइनस के ही थे ना, ठीक है। और 15 और 6 ये कितने हो जाएंगे, 15 6 22, मतलब 15 6 21, ये दोनों ही माइनस के ना तो जुड़ जाएंगे 21 बराबर क्या रहेगा, 0। अब कह रहा है 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ घटाने पर 4 आ जाए तो 7 3 का 21, तो गुणनखंड भी बन गए x² माइनस के 7x और प्लस के क्या लिखेंगे 3x माइनस के 21। अब इतने से हमें x कॉमन मिल जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 7 और इधर से प्लस का 3 कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस का 7 बराबर 0। तो अब ये देखो x माइनस 7 और इधर से ये x प्लस का 3 बराबर 0। अब कर लेते हैं, अब देखो अब या तो x माइनस 7 के बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0 करा लेते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 7, ठीक। और या x बराबर माइनस का 3। अब ये तो हो जाएगा मान, चूंकि आयु का ऋणात्मक होती नहीं है, ठीक। तो इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर अब देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा जो है वो सवाल क्या कहता है, कर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है हमारा चित्र बनाना, तो हम एक चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं एक ये बहुमंजिल भवन हो गया और एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर, इसको ये मान लेते हैं 8 मीटर हो गया, ठीक।
8 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 8 मीटर इधर की भी ऊंचाई होगी। ठीक, इसको मिला देते हैं, ये बहुमंजिल है, ये बहुमंजिल है और ये 8 मीटर का है। ठीक, अब कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी इसका अवनमन कोण, ये ये अवनमन कोण हो जाएंगे। ठीक, अवनमन कोण का मतलब होता है, ये मान लेते हैं कह रहा है शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है, ये हो जाएगा 30 अंश, और तल का ये अवनमन कोण इतना जो है ये हो जाएगा 45 अंश, पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो देखो जो अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोण ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जा रहा है तो एकांतर कोण बराबर होता है, ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर ही होती हैं, तो ये कितना अंश हो, ये 30 अंश होगा और ये हो जाएगा 45 अंश। कोई दिक्कत? अब कहा है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये 8 है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हम पूरी क्या मान लेते हैं, पूरी मान लेते हैं ये h। ठीक, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो ये इतनी क्या हो जाएगी, h-8 हो जाएगी कि नहीं, हमने बस इतना कर लिया। अब इस त्रिभुज का नामकरण कर दो, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e कह देते हैं। अब आगे बच्चा हल करने को चित्र बन गया, आधा सवाल यहीं से समझ लीजिए हल हो गया हमारा। ठीक, तो अब चित्र बनाते हैं, चित्र बन गया। अब हम क्या करें, पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो हमें लंब का मान पता है, आधार पता नहीं है, तो आधार को हम क्या करते हैं, ये x मान लेते हैं, तो x ये वाली भुजा भी होगी। ठीक, तो लंब और आधार के मान पता है ना, तो लगा देंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे इसमें, इसमें देखो 30 अंश है, तो 30 बराबर h-8 है आधार लंब, तो h-8 बटे आधार का मान x है। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h-8 बटे x, 3 गुणा करा दो तो ये x बराबर आ जाएगा √3 इंटू h-8, समीकरण 1 दे दिया यहीं पर। अब त्रिभुज ये ले लो ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, इसमें भी देखो लंब और आधार के मान पता है, तो यही सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ से देखो tan थीटा का मान कितना है 45, 45 लंब क्या हो जाएगा h है पूरा, आधार क्या है x, tan 45 का मान 1 बराबर h/x, इसका इधर गुणा तो यहाँ से x बराबर h, समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यही हम करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है देखो, एक भी x के बराबर, दो भी x के बराबर, तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा √3 इंटू h-8 बराबर किसके, h के हो जाएगा, h हमें ज्ञात करना है, तो √3 का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा √3 h-8 √3 बराबर h, तो h को इधर ले 8 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा √3 h-h बराबर 8 √3, तो h कॉमन ले लो इधर से, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 8 √3। अब इसको इसके बटे भेज दो, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 8 √3 बटे √3 माइनस 1। अब इसका क्या करो, यहीं पर अगर हम करा दें इसका संयुग्मी, तो ऊपर हो जाएगा 8 √, चलो
अब वहाँ ना करा के हम इधर कराएंगे। ठीक, इधर तो यहाँ से सीधे h बराबर क्या आ जाएगा, 8√3, 8√3 बटे √3 -1। संयुग्मी करा रहे तो संयुग्मी में होता कि हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हो जाता है गुणा। तो 8, फिर वही 8 लिख गया, मतलब √3 प्लस का 1 ये होगा संयुग्मी, ठीक है ना, बटे √3 प्लस का 1 ये। तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 8 √3 का अंदर गुणा करा दो, ठीक। तो आ जाएगा 3 प्लस का √3 और बटे, देखो √3 का केवल करा है 8 वहीं बनाए रखे, तो √3 का 3 रूट में होगा तो 3 आ जाएगा, और रूट को 1 में, तो √3 बटे a² - b², तो नीचे बचेगा केवल 2, 2 से इसको काट लो, 2 चौको 8, तो ये आ गया 4 इंटू 3 प्लस का 4, मतलब √3। अच्छा इसमें देखो हमें कुछ √3 का मान रखने को नहीं कहा है, तो हम क्यों रखें, यहीं पर लिख देते हैं। अच्छा ये आ गया h बराबर, तो ये भवन की ऊंचाई हो गई हमारी ये, ठीक। अब कहा दो भवनों के बीच की दूरी, तो ये भी लिख लो, दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी बराबर क्या माने हैं, ये देखो चित्र में देखो x माने हैं, तो x है, x बराबर क्या है, h है, तो h का मान तो यही आ गया, तो बराबर आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस का √3 और मीटर, यही आंसर हो गया। तो अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं इसका अथवा भाग, यानी प्रश्न संख्या 4 का अथवा भाग। तो हम अथवा भाग करें या तो चौथा नंबर ही करें, एक करना होता है क्योंकि 6 अंक के सवाल है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ हम हल कर रहे हैं इसलिए दोनों आपको बता रहे हैं, आप इस चक्कर में ना पड़े, केवल एक ही प्रश्न करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल और चित्र सेम दोनों के लगभग रहने वाले हैं। मान लेते हैं ये क्या कहा है, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, मान लेते हैं ये ऊंचा एक भवन है 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर ऊंचे भवन से, ये हमने मान लिया 10, ठीक। तो ये 10 इधर भी रहेगी, ठीक। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है, ये समझ लो। फिर आगे क्या कहा है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और फिर बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी ये बिंदु हमारा P है, यहाँ से इस बिंदु P से जो भवन का शिखर है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहाँ से अगर कोण को मापें तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30 अंश, ठीक, ये समझिए। और फिर कह रहा है P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, फिर भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, तो ये यहाँ से मान लेते हैं ये भवन का शिखर होगा और ये एक ध्वज पूरा लहरा दिया गया, ध्वज को लहराया गया है। फिर कह रहा है P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, बिंदु P से इसके ध्वज का शिखर ये कोण कितना है, पहले ये इतना तो है केवल 30 अंश का, और ये पूरा हो गया 45 अंश का। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी इसकी लंबाई हमसे पूछी है, तो हम क्या मान लें, चलो टोटल को मान लो, टोटल को h मान लेते हैं, ध्वज दंड की टोटल h कर लेते हैं, छोड़, ठीक, टोटल h मान लिया, क्योंकि हमें इस त्रिभुज तो यही दोनों लेना है ना। तो अब a, इसको b,
इसको P और इसको C कह देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले एक त्रिभुज, अच्छा ये दूरी पता नहीं, ये भी हमसे पूछेंगे, इसको x मान लो। तो हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज ए बी नहीं बी पी सी में, त्रिभुज बी पी सी में, बीपीसी में देखो हमें कोण पहला कितना दे रखे हैं, बीपीसी ये है, कोण 30 अंश दे रखे हैं, और लंब और आधार के मान पता है, तो tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना, 30 बराबर लंब क्या होगा 10, आधार x। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10/x। एक इसका इधर गुणा करा दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 10√3। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आगे जो करना है वो क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेंगे ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, तो ये हो जाएगा tan 45। तो एबीपी में देखो कोण कितना बन रहा है 45 अंश का, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, आधार। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर लंब पूरा का पूरा क्या है h है, h है, आधार क्या है x है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, समीकरण 2। अच्छा अब दोनों ये क्या है, आप देख सकते हैं दोनों जो कि दोनों के दोनों ये मतलब बराबर आ गए, तो ये भी x के बराबर, ये भी x के ही बराबर है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, ये भी x के बराबर, ये भी, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये h बराबर आ जाएगा 10√3, ये हो जाएगा। तो अब आगे हमें सवाल में देखो क्या कर, √3 बराबर 1.732 लेना है, तो हम ले लेंगे। अतः ये भवन है ना, भवन की ऊंचाई और क्या पूछा, इस भवन की दूरी क्या थी, ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, अतः ध्वज दंड दंड की लंबाई बराबर, ध्वज दंड की लंबाई क्या हो जाएगी, अच्छा ध्वज दंड की लंबाई यहाँ से होगी, हम वैसे ये h -10 होगी कि नहीं, h -10। तो अब एक काम कर लो, h का मान क्या है 10 √3 -10, तो √3 का मान हमें 1.732 रखना है, तो 10 × 1.732 माइनस का 10, तो ये देखो एक अंक दशमलव इधर आया 17 आ जाएगा, 17.32 माइनस का 10, तो घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 में 10 घटा दो बचेंगे 7.32 मीटर। ये और क्या कहा था, भवन से पी से भवन के बीच की दूरी, तो ये भी लिख लेंगे, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर, ये क्या है x बराबर है, बराबर x है, तो x बराबर क्या है h है, तो h हो गया। तो h का मान हमें दे रखा है ये 10√3, तो बराबर ये आ जाएगा 10 × √3 का मान क्या है 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32, गायब हो गया, अरे ये देख लीजिए, सॉरी, मीटर। ठीक, और यही सवाल का आंसर पूरा पूरा। अब 2 सवाल बचे हैं, उनको देख लेंगे इसी वीडियो में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा जो है वो क्या कह रखा है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है।
यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं। इससे इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे जैसा कहा गया है। तो अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चित्र बना लिया। देखो चित्र एक बार फिर से समझ लेते हैं। चित्र में क्या कहा गया, कहा है एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का, तो उल्टे शंकु के आकार का बना लिया। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे दी है। यही हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक, फिर और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कह दिया। फिर कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी ये देखो ऊपर तक पानी से लबालब भरा हुआ मान लो। ठीक, फिर जब बर्तन में इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो कुछ गोलियां मतलब की संख्या हमें एग्जैक्टली पता नहीं, तो मान लेते हैं ये एक्स गोलियां। ठीक, और ये क्या कर रहा है कि कर रहा है, इसमें डाली जाती है। इसमें हमने ये कुछ इस तरीके से आकर डाल देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये 0.5 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल आर मान लें, और ये जो है इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, स्मॉल आर मान लिया, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक, इसकी ये एच मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, जो एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे संख्या पूछा है, तो एक चीज ज्ञात करिए। पहले हम इस शंकु का आयतन निकाल लें। शंकु का आयतन, इसका आयतन जितना होगा, और फिर इन एक गोली का आयतन निकाल लें जो इसका 1/4 भाग के बराबर इन सब का आयतन हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए। तो शंकु में पानी का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई को मानना रखेंगे अभी। ठीक, पाई को पाई ही बनाए रखते हैं, इंटू काम आएगा आगे, इंटू आर। आर का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इंटू एच का मान है 8। तो ये 25 अट्ठे 200, 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया, पानी का आयतन आ गया। अब एक गोली का आयतन हम निकाल लें। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर, गोली क्या है, गोला है, तो गोले का सूत्र लगा दो। गोले का सूत्र का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4/3, पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही बनाए रखते हैं, इंटू आर। आर का मान क्या है, 0.5, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ये हो जाएगा। तो अब इनका अगर हम गुणा कराएं तो ये आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 0.125। ये अब ऐसा करो, ये जो 4 है ना, इसका भी सिंपल गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 0.5 पाई पाई 3। गुणा कराने पर इतना आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का आयतन निकला है, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो अब क्या कह रहा है, अब देखो एक गोला है डाली जाती है, इसमें तो इसमें से भरे हुए पानी का आयतन एक चौथाई बाहर भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। और सवाल में क्या है, यानी ये गोलियां इसमें डाली जा रही हैं कितनी, एक्स। तो एक्स गोलियों का आयतन इसमें एक चौथाई पानी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो यही तो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम हल करेंगे। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यहीं से प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अब देखो 1/4 पानी का आयतन बराबर एक्स गोलियों का आयतन, यही हो जाएगा। तो 1/4, अब देखो पानी का आयतन ये आया 200 पाई बाई 3, और एक्स गोलियां यानी एक्स इंटू एक गोली का आयतन कितना है, एक गोली का आयतन ये आया 0.5
पाई बाई 3। ठीक, तो पहला काम 3 से 3 ये कैंसल आउट कर दो। ठीक, हमने क्या किया, 3 से 3 को ये यहीं पर कैंसल आउट कर दिया। अब 4 पंचे 20, 4 का पाई से पाई भी काट लो। अब ये जो 0.5 है इधर बटे में आएगा, तो इधर आ जाएगा 200, ऊपर 200 बचा बटे 4 इंटू 0.5 बराबर किसके, एक्स के। तो इसका 1 दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब कितना हो जाए, 5 को 20, 5 को 20, इधर हम करके दिखा रहे हैं 2000 बटे 5 को 20 बराबर एक्स। तो 20 कम 20, 20 कम 20, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 100। तो यहीं से कह सकते हैं अतः गोलियों की संख्या बराबर 100। तो कह सकते हैं अतः गोलियों की संख्या बराबर 100, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल बचा है, वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का अथवा भाग। अथवा भाग क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये यहाँ पर क्या कहा है, ये पे गोलाकार कांच का एक बर्तन है जिसकी गर्दन एक इस आकार की एक बेलनाकार है। ठीक, ये हो गया, गर्दन बन गई, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी है। फिर कह रहा है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी माप है 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। जबकि मान लेते हैं ये है पूरा 8.5, 8.5 यहाँ से यहाँ तक की। फिर क्या कह रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। पाई बराबर 3.14 लीजिए। और क्या कहिए, मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, यह भी कह दिया है। ठीक, तो चित्र बन गया, बचा हल करने को। तो इसमें पानी का आयतन क्या होगा, इस बेलनाकार भाग का आयतन और इस बर्तन का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन का। ठीक, तो सबसे पहला काम है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी। ठीक, 1 को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5 बटे 2, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। इसको कैपिटल आर मान लेते हैं बस। तो पानी का आयतन निकाल लेते हैं। बर्तन में पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार, यानी यह सीधे लिखो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई। अब देखो बेलन की त्रिज्या क्या माने, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, और ऊंचाई इसको हम एच मान ले रहे हैं, तो एच, और प्लस गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई, त्रिज्या कैपिटल आर माने हैं तो कैपिटल आर क्यूब, ये होता है। तो पाई को हम मान रख सकते हैं, रखना चाहें तो यहीं पर। ठीक है, तो हल कर लेते हैं फिलहाल। तो पहला काम क्या करते हैं, तो अब देखो यहाँ से पाई का मान हमें रखना है 3.14, तो पाई को बाद में रखेंगे जाकर के। ठीक, पाई को पाई बनाए रखते हैं। ठीक, इंटू आर, आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8, और प्लस 4/3 पाई इंटू आर, आर का मान कितना 8.5 का होल क्यूब कर देते हैं। ठीक, तो देखो पाई और 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 8, तो ये सीधे 8 पाई आगे लिख दें, प्लस 4/3 पाई इंटू 8.5 का जो हम ये करेंगे घन, तो ये आएगा 614.125। ठीक है ना, 600 इतना ही आएगा कुल के, ये ध्यान रखो। पहले हम क्या करते हैं,
इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, इंटू 8.5 बाई टू, चूँकि ये आर है ना, अब इसको दो को तो भूल ही गए, इंटू 4.5 बाई टू, इंटू 8.5 बाई टू। अब क्या करूँ, इस दो से इसको काटा और इस दो से इसको भी काट लिया, दो से दो कट गए। तो अब ये जो हमारा आएगा 8 पाई प्लस इन सब का गुणा जो आएगा वो आएगा 614, 614.125, ठीक, बटे नीचे 3 दूना 6, और ये है पाई, इतना कर लिया। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 614 8 ये, ठीक, तो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लें और 6 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा काम ये कर रहे हैं। या जोड़ने का क्या, बाद में जोड़ लेते हैं, पहले इसमें डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 8 पाई प्लस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 102.35 पाई, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, तो 8 2 10, तो ये आ जाएगा 110.35 पाई, ठीक, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब पाई का मान हमसे कहा है 1 3 1 4 रखना है, तो पाई का मान हम रख देंगे, तो 110.35 इंटू पाई का मान हमें रखना है 3.14, तो गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो 499 इसको हम 4 5 अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, ठीक। तो यहीं से बस कह सकते हैं, अतः बच्चे का उत्तर बच्चे का उत्तर गलत है, गलत है, ठीक। तो ये था सवाल, और इस सवाल में बस यहीं तक, आगे के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। अब हालांकि ये यहीं से ख़त्म होता है। चल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।